विज्ञान की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था, हम अपनी समस्याएं उसी सोच से हल नहीं कर सकते जिससे हमने उन्हें पैदा किया है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस पर एकदम सटीक बैठती है। सही कहा। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक काफी सोचने पर मजबूर करने वाले लेख पर बात करेंगे। शीर्षक है द कंप्लेसेंसी ऑफ क्लाइमेट टेक्नो सॉल्यूशनिज्म। जी, ये लेख एक बढ़ते हुए नजरिए पर सवाल उठाता है। मतलब ये सोचना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ नवाचार ही जलवायु संकट का हल निकाल लेंगे। इसी को टेक्नो समाधानवाद कहा जा रहा है। हाँ, और ये जो नजरिया है, जैसा लेख बता रहा है, ये एक तरह की खुशफहमी पैदा कर सकता है, खतरनाक वाली निश्चिंतता। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद है इस लेख के तर्कों को समझना, खासकर बिल गेट्स जैसे जो प्रभावशाली लोग हैं उनके हालिया विचारों के संदर्भ में, और ये जानना कि भाई तत्काल कार्रवाई की जरूरत और ये तकनीकी उम्मीदें, इनके बीच का द्वंद्व असल में है क्या। और खास तौर पर हम ये देखेंगे कि इस पूरी बहस के भारत जैसे देशों के लिए क्या मायने हैं। यहाँ विकास की जरूरतें हैं, पर्यावरणीय चिंताएं हैं, अक्सर लगता है कि ये टकरा रही हैं। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। जीएस पेपर 3 में पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और निबंध के लिए भी यहाँ से कई पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो फिर चलिए इस मुद्दे की परतें खोलते हैं। लेख शुरू होता है बिल गेट्स के एक मेमो से, जिसने काफी हलचल मचाई। तो गेट्स का मुख्य तर्क क्या है जो लेख में बताया गया है? देखिए, लेख के मुताबिक गेट्स का सुझाव है कि दुनिया को जो तत्काल तापमान लक्ष्य हैं, जैसे 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना, उस पर शायद बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो यहाँ तक इशारा करते हैं कि शायद 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास की वृद्धि भी मैनेजेबल हो सकती है। मतलब ये मानवता के लिए कोई अस्तित्व का संकट नहीं है, ऐसा उनका मानना है। उनका जोर भविष्य के तकनीकी समाधानों पर ज्यादा है, आज जो उत्सर्जन में भारी कटौती करनी है उसकी बजाय। ये तो जो वैज्ञानिक आम सहमति है उससे काफी अलग बात लग रही है। और उनका एक और तर्क भी है शायद, जो और भी विवादास्पद है। जी हाँ, उनका ये भी कहना है कि जलवायु परिवर्तन पर अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारे संसाधन और ध्यान वो स्वास्थ्य और गरीबी हटाने जैसे दूसरे जरूरी मुद्दों से हट जाएंगे। अच्छा, मतलब एक तरह का ट्रेड ऑफ बता रहे हैं वो। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गेट्स के इसी तर्क का इस्तेमाल किया अपने पुराने रुख को सही ठहराने के लिए कि जलवायु परिवर्तन एक धोखा है, एक होक्स है। तो लेख इस नजरिए को कैसे देखता है? क्या ये सीधा सीधा इनकार है, डिनायलिज्म? नहीं, लेख कहता है कि ये सीधा इनकार नहीं है, जैसे ट्रंप का रवैया था वैसा नहीं, लेकिन लेख इसे ज्यादा कपटी मानता है। वो इसे कहते हैं रीडाइवर्जन विथ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। ये थोड़ा समझाएंगी, रीडाइवर्जन विथ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी? मतलब ध्यान भटकाने की एक ऐसी कोशिश जिसमें आप बाद में कह सकें कि अरे मेरा वो मतलब नहीं था। ये टेक्नो समाधानवाद का एक क्लासिक उदाहरण है। ये विश्वास के भविष्य की तकनीक हमें बचा लेगी, इसलिए आज कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मिनट, तकनीक और नवाचार तो महत्वपूर्ण हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। और गेट्स का ये कहना कि सिर्फ खतरे की घंटी बजाते रहना, मतलब अलार्मिज्म, वो भी तो लोगों को निष्क्रिय बना सकता है। क्या इसमें कुछ सच्चाई नहीं है? नवाचार जरूरी है यकीनन, और लगातार डर फैलाना भी ठीक नहीं। लेकिन लेख यहाँ एक बहुत बारीक बात सामने लाता है। क्या? लेख का तर्क है कि जो थोड़ी बहुत चिंता या अलार्मिज्म थी वो असल में उस खुशफहमी की प्रतिक्रिया थी जिसे गेट्स जैसे लोग अब फिर से हवा दे रहे हैं। असल समस्या हमेशा से खुशफहमी रही है, न कि चिंता जताना। अच्छा। ये जो तकनीकी समाधानवाद है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक आराम देता है, मुश्किल बदलावों से बचने का रास्ता दिखाता है। तो ये जो विट्समैन के कैटास्ट्रोफिक टेल रिस्क वाली बात है जिसका जिक्र लेख में है, उससे ये कैसे जुड़ता है? देखिए, दिवंगत अर्थशास्त्री थे मार्टिन विट्समैन। उन्होंने चेताया था कि जलवायु परिवर्तन के सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी परिणाम, भले ही उनकी संभावना कम हो, जिसे टेल रिस्क कहते हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये ऐसे परिणाम हो सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हों। लेख का मानना है कि गेट्स का जो 3 डिग्री को स्वीकार्य मानने वाला नजरिया है, वो इसी भयानक जोखिम को कम आंक रहा है। अच्छा। ये मान लेना कि तकनीक हमें हर हाल में बचा लेगी, ये इस जोखिम भरी अनिश्चितता की अनदेखी करना है।
ठीक है, ये तो गेट्स के तर्क और उसके विश्लेषण का एक पहलू हुआ। अब लेख में जो आलोचनाएं हैं उन पर आते हैं। गेट्स का जो ट्रेड ऑफ वाला तर्क है, उसकी मुख्य आलोचना क्या है? हाँ, लेख कहता है कि गेट्स का ये तर्क कि जलवायु कार्रवाई और मान लीजिए स्वास्थ्य या गरीबी उन्मूलन के बीच कोई लेन देन है, कोई ट्रेड ऑफ है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। गलत है कैसे? लेख इसे वैचारिक मिथ्या निर्माण कहता है, आइडियोलॉजिकल मिथ मेकिंग। देखिए, जलवायु परिवर्तन खुद इन समस्याओं को, गरीबी, स्वास्थ्य, असमानता, यहाँ तक कि बीमा मिलने को भी और ज्यादा गंभीर बनाता है। उन्हें हल करना और मुश्किल करता है। ये कोई अलग मुद्दा नहीं है जिसके लिए हम दूसरे लक्ष्यों की बलि चढ़ा दें। वो टीके वाला उदाहरण जो उन्होंने दिया वो तो वाकई अजीब था। हाँ बिल्कुल, गेट्स का लिखना कि अगर हम टीकों की सारी फंडिंग रोक दें और 0.1 डिग्री बचा लें तो क्या ये स्मार्ट ट्रेड ऑफ होगा? लेख कहता है ये बेतुका सवाल है। तो लेख क्या सुझाव देता है? लेख पूछता है, अमीरों पर 3% टैक्स बढ़ाकर मलेरिया रिसर्च को फंड क्यों न किया जाए? ये सवाल ध्यान असली मुद्दे पर लाता है। मुद्दा संसाधनों की कमी का नहीं है, बल्कि उनके वितरण और वैश्विक प्रणालियों की खामियों का है। बिल्कुल। लेख का यही केंद्रीय तर्क है कि हमारी जो वैश्विक वित्त, कराधान, निवेश की प्रणालियां हैं, वही इन समस्याओं को ठीक से संबोधित नहीं कर पा रही हैं। जलवायु नीतियां इसका कारण नहीं है। अच्छा। गरीबी और खराब स्वास्थ्य के असली कारण कहीं गहरे हैं, संरचनात्मक हैं। गेट्स का तर्क इन संरचनाओं पर वैश्विक वित्त से लेकर राष्ट्र राज्यों की भूमिका तक सवाल उठाने से बचाता है। और यहीं पर तकनीक की भूमिका भी सीमित हो जाती है ना? बिल्कुल। तकनीक कभी अकेले काम नहीं करती, वो हमेशा एक राजनीतिक और वित्तीय ढांचे के अंदर काम करती है। कौन सी तकनीक विकसित होगी, किसे उसका फायदा मिलेगा, ये सब इन्हीं संरचनाओं पर निर्भर करता है। ये बात वाकई दिलचस्प है, खासकर भारत जैसे देश के संदर्भ में। लेख भारत की स्थिति के बारे में क्या कहता है? हमारी अपनी खुशफहमी क्या है? लेख कहता है कि भारत की बयानबाजी, मतलब रिटोरिक, वो तो पिच परफेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम सही बातें करते हैं, बड़े लक्ष्य रखते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जमीनी हकीकत ग्रोथ फेटलिज्म से प्रभावित है, यानी विकास की अनिवार्यता। एक गहरा विश्वास कि आर्थिक विकास ही अंत में सारी समस्याओं का हल कर देगा, पर्यावरण की भी। ये सोच कहीं ना कहीं गेट्स के मेमो वाली भावना से मिलती जुलती लगती है। हाँ, काफी हद तक। और ये यू आकार वाले संबंध की बात क्या है जिसका जिक्र है? देखिए, ये पश्चिमी देशों और चीन के अनुभव पर आधारित है। वहां क्या हुआ? पहले विकास के लिए पर्यावरण की अनदेखी की गई, कार्बन अर्थव्यवस्था का भरपूर इस्तेमाल हुआ। हाँ। फिर जब वो एक निश्चित आय स्तर पर पहुंचे, तब उन्होंने पर्यावरण सुधार पर ध्यान देना शुरू किया। तो ये एक यू जैसा पैटर्न बनता है, पहले गिरावट, फिर सुधार। और भारत जो विकास की दौड़ में बाद में शामिल हुआ, वो उम्मीद कर रहा है कि वो सीधे स्वच्छ तकनीक अपनाकर इस यू के निचले हिस्से से बच निकलेगा, मतलब लीपफ्रॉग कर जाएगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? लेख तो शायद चेतावनी दे रहा है। हाँ, लेख आगाह करता है कि समय हमारे पास सीमित है। अगर दुनिया 3 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है, जो गेट्स के नजरिए में स्वीकार्य लगता है, तो भारत पर इसके प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। जैसे? आप सोचिए, मानसून का पैटर्न पूरी तरह बदल सकता है। चरम मौसमी घटनाएं, बाढ़, सूखा, लू, ये आम हो सकती हैं। जलते हुए जंगल, पिघलते हिमालयी ग्लेशियर्स, जिनसे करोड़ों लोगों को पानी मिलता है। और ये समझना जरूरी है कि 3 डिग्री की दुनिया सिर्फ आज की समस्याओं का बढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पूरी तरह से अप्रत्याशित, नियंत्रण से बाहर के बदलाव ला सकती है। हमारी जो अनुकूलन की क्षमता है, अडेप्ट करने की, वही खत्म हो सकती है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ही लगभग असंभव हो सकता है। और ये खुशफहमी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, ये वैश्विक स्तर पर फैल सकती है। अमेरिका में अब भी एक बड़ा तबका इनकारवाद का शिकार है। हाँ। चीन बड़े पैमाने पर तकनीकी समाधानों पर दांव लगा रहा है, लेकिन लेख कहता है कि वो अकेले ग्रह को बचाने के लिए काफी नहीं है। और भारत जैसे देश, लेख के शब्दों में परफॉर्मेटिव एनवायरमेंटलिज्म, यानी दिखावटी पर्यावरणवाद में फंस सकते हैं। ये दिखावटी पर्यावरणवाद, इसे थोड़ा और खोलेंगे? इसका मतलब है कि कागज पर नीतियां बहुत अच्छी हैं, योजनाएं शानदार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषणाएं भी बड़ी-बड़ी हैं, लेकिन अमल में? हाँ, वही, जमीन पर अमल में कमी है।
विकास की जरूरतों का हवाला देकर या दूसरी प्राथमिकताओं का बहाना बनाकर पर्यावरणीय नियमों को या तो अनदेखा किया जाता है या उनमें ढील दे दी जाती है। कथनी और करनी में एक बड़ा फासला दिखता है। अपने ही कानूनों को लागू करने में मुश्किल। जी, हम अपने ही पर्यावरण कानूनों को लागू करने में संघर्ष करते नजर आते हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। लेख एक और खतरे की ओर इशारा करता है, अवसरवादिता का। कैसे जो अभिजात्य वर्ग है उनकी राय बदल रही है। लेख इस बात पर चिंता जताता है कि कैसे दुनिया भर में जो प्रभावशाली संस्थान हैं, बड़ी कंपनियां, विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि विश्व बैंक जैसे संगठन भी वो राजनीतिक हवा का रुख देखकर अपनी प्रतिबद्धताओं को ढीला कर रहे हैं। जैसे कि ट्रंप के उदय का डर दिखाकर या उसका बहाना बनाकर जलवायु परिवर्तन पर जो कदम उठाने थे उन्हें धीमा कर रहे हैं। गेट्स जैसे लोगों की बातें उन्हें एक तरह का वैचारिक कवर, एक बहाना दे सकती हैं। लेकिन इसमें विरोधाभास नहीं है। लेख ये भी कहता है कि जिन तकनीकी सफलताओं का गेट्स जिक्र कर रहे हैं वो तो इसीलिए संभव हुई क्योंकि जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लिया गया था। हाँ, ये लेख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें आत्मचिंतन की भारी कमी दिखती है। कैसे? लेख तर्क देता है कि ग्रीन एनर्जी और दूसरे जो नवाचार हुए वो इसीलिए हुए क्योंकि सरकारों ने, निवेशकों ने, जनता ने जलवायु परिवर्तन को एक जरूरी संकट माना, उस दिशा में निवेश किया, नीतियां बनाई। अच्छा, अगर हम अब समस्या की गंभीरता को ही कम आंकने लगेंगे तो भविष्य के नवाचारों के लिए जो जरूरी प्रोत्साहन चाहिए, जो निवेश चाहिए, वो भी कम हो जाएगा। हाँ, ये तो लॉजिक है। लेख में एक लाइन है, वो कहती है, हमें ग्रीन न्यू डील चाहिए से जलवायु कोई बड़ी बात नहीं है कि और बढ़ने के निवेश और नवाचार पर बड़े परिणाम होंगे। ये सोचने वाली बात है। जब सत्य की खोज करने वाली संस्थाएं ही अवसरवादी हो जाएं, तो सार्वजनिक विमर्श का, पब्लिक रीजन का क्या होगा? यही सबसे बड़ा खतरा है। जब विश्वविद्यालय, थिंक टैंक, मीडिया जैसी संस्थाएं सबूतों के बजाय राजनीतिक सुविधा के हिसाब से अपनी राय बदलने लगे तो पब्लिक रीजन यानी सार्वजनिक तर्क वितर्क की जो बुनियाद है वही कमजोर हो जाती है। लोगों का भरोसा उठने लगता है। बिल्कुल, भरोसा खत्म होने लगता है। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो नई किस्म की खुशफहमी है, जिसे उचित ट्रेड ऑफ या तकनीकी यथार्थवाद का जामा पहनाया जा रहा है, ये सीधे इनकारवाद से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? मौजूदा वैश्विक माहौल में, जहां अमेरिका में इनकारवाद है, चीन तकनीकी दांव लगा रहा है और भारत या ब्राजील जैसे देश दिखावटीपन से जूझ रहे हैं, लेख का इशारा इसी तरफ है। क्यों? ये ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये खुशफहमी ज्यादा आसानी से स्वीकार्य लगती है, ज्यादा तर्क संगत दिखती है और इसलिए कार्रवाई में देरी करने का एक ज्यादा प्रभावी बहाना बन सकती है। और इसका असर सिर्फ जलवायु पर नहीं पड़ेगा बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य जैसे उन क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है जहां गेट्स का काफी प्रभाव है। अगर वहां भी इसी तरह अलार्मिज्म बनाम समझदार खुशफहमी की बहस शुरू हो जाए तो ये वाकई एक गंभीर चेतावनी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य बात क्या उभर कर आ रही है? हमने देखा कि कैसे तकनीकी समाधानों पर हद से ज्यादा निर्भरता और एक तरह की खुशफहमी, हाँ, वो जलवायु परिवर्तन पर तत्काल और ठोस कार्रवाई की जो जरूरत है उसके सामने गंभीर चुनौती पेश कर रही है। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे जलवायु परिवर्तन को स्वास्थ्य या गरीबी जैसे मुद्दों के सामने खड़ा करने वाला जो ट्रेड ऑफ का तर्क है वो एक भ्रामक, एक वैचारिक ढांचा है। सही। जो असली प्रणालीगत समस्याओं से, वैश्विक वित्त, कराधान, निवेश के पैटर्न्स, इनसे ध्यान भटकाता है। और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इसके खास जोखिम है। हम विकास की अनिवार्यता और दिखावटी पर्यावरणवाद के बीच फंसे हुए लग रहे हैं। बिल्कुल। जबकि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के जो परिणाम होंगे वो हमारे लिए भयावह हो सकते हैं, शायद हमारी अनुकूलन क्षमता से भी परे। एकदम सही। अब यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। ये लेख से ही प्रेरित है पर शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया है। क्या है वो? अगर ये सच है कि टेक्नोलॉजी हमेशा राजनीतिक और वित्तीय संरचनाओं में जकड़ी होती है, तो सिर्फ तकनीकी नवाचार पर ध्यान देने के बजाय उन संरचनाओं में कौन से बुनियादी बदलावों की जरूरत है? अच्छा सवाल है। मतलब वैश्विक शासन में, वित्त में, कराधान में, राष्ट्र राज्यों के प्राथमिकताओं में ऐसे कौन से परिवर्तन लाए जाएं जिससे हम जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्यों को एक साथ असरदार तरीके से हासिल कर सकें? ये महज तकनीक का सवाल नहीं है, ये व्यवस्था का सवाल है। ये वाकई एक बड़ा और गहरा सवाल है
जिस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है। और जो हमारे साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरी चर्चा न केवल जीएस पेपर 3 और निबंध के लिए महत्वपूर्ण है जी, बल्कि प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स और करंट अफेयर्स पर सवाल बन सकते हैं। उम्मीद है इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख का हमारा ये विश्लेषण आप सबके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर इस विषय पर आपके कोई प्रश्न है या आप अपना कोई नजरिया साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और हाँ, अगर आपको ये गहन चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी समसामयिक मुद्दों पर ऐसी विस्तृत चर्चाओं से जुड़े रह सकें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।